एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच पिछले भाग से आगे दास्तान गोई का अगला भाग लेकर और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी से जैनेंद्र की लिखी हुई राजीव और भाभी। आइए शुरुआत करते हैं इस कहानी के अगले भाग की। भाभी ने उसके बाद मुड़कर पान लगाना शुरू कर दिया था। फिर मुड़कर पान की तय कर उसे देते हुए कहा, ये पान लो राजीव और तुम जाओ। देखो भाभी की वाणी में कुछ बात थी जिसका राजीव रंगन जीते जी कभी कर ही ना सकता था। उसने कहा, जाऊं? हाँ जाओ। तो ये शीशियां मैं इनका क्या करूंगा? राजीव ने खिन्न भाव से हाथ फैलाकर उन्हें आगे किया। बिना कुछ कहे शून्य भाव से भाभी ने भी हाथ बढ़ाकर उन्हें ले लिया। राजीव तब मौन खड़ा रह गया। भाभी भी कुछ नहीं बोली। उसी समय जोर जोर से बजते हुए मोटर के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। राजीव ने कहा, अच्छा भाभी, और झटपट झुक कर खड़ी हुई भाभी के चरण छूकर वो जल्दी जल्दी लौट आया। आकर बैठक का दरवाजा खोला। बाहर बरामदे में जोगिया के देखता है मोटर में स्वयं लाला शिवशंकर लाल बैठे हैं। शिवशंकर ने देखते ही कहा, क्या बना रहे हो राजीव? चलो ना। राजीव ने कहा, बस आ ही रहा हूँ 2 मिनट। और अंदर जाकर झटपट बाहों में कोट डाला, पतलून चढ़ाई, टाई को खुलाई लटकने दिया, हैट रखा, छड़ी थामी, बैठक के किवाड़ दिए, मोजे और उस पर बूट पहना और सहन होकर मकान की ड्योढ़ी की ओर लगा। सहन पार कर ही रहा था कि एक साथ बाल्टी भर गर्म रंगीन पानी ऊपर से एन उसके सर पर आके पड़ा। एन सर पर। उसकी चोट से हैंड नीचे आ रहा, कपाल भीग गया और कपड़े सब खराब हो गए। किंतु उस समय राजीव का जी फूल सा खिलाया, जैसे वो इस बात ही नहाकर धन्य हो उठा। उसने बिगड़ के धमकी के स्वर में कहा, ये कौन है? दिखता नहीं है कि कोई बड़ा आदमी कहाँ जा रहा है? इसको उत्तर में बड़ी जोर से खिलखिलाने की ध्वनि राजीव के कानों में पड़ी। हाँ, और जोर से बूटों के सहन को फर्श पर पटकता हुआ वो उसी मुंह अपने कमरे में लौट कर आया। धोती पहनी, पैरों में चप्पल डाली और बैठक के किवाड़ खोल सामने बरामदे में आया। वहां से देखते ही मोटर में से शिवशंकर ने कहा, अजब आदमी हूँ, अब तक चल ही रहे हो, ऐसे चलोगे? राजीव ने बरामदे के नीचे सड़क पर आकर कहा, अब नहीं चल सकूंगा। क्यों? ये औरत चाँद बड़ी खराब है जी। मैं तो अभी बाजार से पक्का रंग लेकर आता हूँ। हाँ चलो, तुम्हारी मोटर में चलूँ? शिवशंकर ने कहा, क्यों? तो साथ नहीं चलोगे? साथ चलूंगा। देखते तो हो इस सिर का हाल। बाजार से रंग लाकर इस सिर की अब मरहम पट्टी करनी होगी। बाजार आने पर राजीव वास्तव में ही मोटर से उतर गया। मानो न माना, इतने ही में ही उसके सामने से आते दिखाई दिए भाई साहब, यानी जिनको भाभी के नाते राजीव जानता था। हंसते हुए आ रहे थे, कपड़े उनके भी रंग बिरंगे हो रहे थे, हाथ में रुमाल में फल लटके थे, एक और से सेंध बनाकर 2 चोइल ककड़ियां निकल रही थी और भीतर से लौकाट झजक रहे थे। पूछ उठे, कहिए कहाँ? राजीव ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही। मोटर में ये कौन थे? राजीव ने कहा, लाला शिवशंकर लाल थे। अच्छा। और अच्छा कहकर भाई साहब आगे बढ़ गए। राजीव का उत्साह हठात कुछ मंद हुआ, फिर भी जैसे एक मत सवार था। दुकान से कई तरह के रंग लिए, घर आकर उन्हें घोला और लोटा भरकर पहुंचा वहीं ऊपर। भाभी जी का छोटा बालक, जिसका नाम था छोटे और जो बड़ा खोटा था, छज्जे पर खड़ा था। राजीव को चढ़ते देख वहीं से बोला, भाभी ओ भाभी, चाचा आ रहे हैं। और पर्याप्त काया भाभी ये सुनते ही सब काम छोड़ फुर्ती से भाग छूटी। भागकर भीतर के कमरे में भाग गई जल्दी में, किंतु उसके पट ठीक तरह से उनसे बंद नहीं हुए और वो हाथ के जोर से उन्हें बंद किए हुए उनके पीछे डटी खड़ी हो गई। राजू ऊपर आया, तब उसी खोटे छोटे ने इशारे से बताया कि भाभी हाँ उस पीछे वाले कमरे में है। उधर को बढ़ता ही था कि जोर की डपट की आवाज आई। क्या है? आवाज कम काफी न थी। उस पर स्वयं भाई साहब भी सामने आए। अजब डांट उनकी मुद्रा में थी। बोले, क्या है? राजू ने कोठरी को बढ़ते हुए कहा कि कुछ नहीं। कुछ है भी? और जोर से भाई साहब ने कहा। रंग का लोटा है, राजीव ने धीमे से कहा। कहकर भाई साहब के देखते देखते वो कोठरी को बढ़ा और लोटे को बाएं में हाथ में लेकर दाएं हाथ से उसने किवाड़ों में जा धक्का दिया। भाभी ने पूरा जोर लगाकर किवाड़ा बंद रखे। भाई साहब ने चिल्लाकर कहा, राजीव। राजीव ने कहा, रंग तो हम डालेंगे, और किवाड़ में दूसरा धक्का दिया। कमरे के पीछे से छज्जे छज्जे एक दूसरे मकान में जाया जा सकता है। वहाँ एक सदगृहस्थ रहते हैं। आर्य समाज के वही कुछ 27 सदस्य हैं और रेलवे के हिसाब दफ्तर में काम करते हैं। चित्रकला के प्रशंसक और पारखी हैं। राजीव के एकाध चित्रों में भी उन्होंने ड्राइंग का ठीक होना स्वीकार किया है। उनकी दृष्टि में राजीव हाँ होनहार हो भी सकता है। उन सज्जन की अवस्था 30-32 होगी, पर बुजुर्गी उन पर कच्ची नहीं बैठती। वो चश्मा लगाते हैं और उनके 5 लड़के हैं। भाई साहब के हितैषी हैं। ये सज्जन जो जो सोसाइटी में राजीव की कला की बढ़ाई सुन लेते त्यों त्यों उसके प्रशंसक होना स्वीकार करते जाते हैं। किंतु राजीव के रंग ढंग कुछ उन्हें अच्छे नहीं लगते।
उसके स्वभाव के साथ जो एक प्रकार का खुलापन है, उससे इन सज्जन के चित्त में आपत्ति बनी रहती है कि राजीव को प्राण होने की आवश्यकता है, वो जिम्मेदार आदमी नहीं है। जब भाभी जी ने पाया कि किवाड़ अब खुले और अब खुले, तब सहसा उन्हें छोड़कर पीछे की ओर वो भाग खड़ी हुई, बस छज्जे पर से दूसरे घर में चली जाएंगी। तब ताका करे राजीव बाबू, हाँ तो आए हैं बड़े, किंतु छज्जे का एक पट खोला ही था कि सामने पड़ी वही शुद्ध आर्य सदग्रह सज्जन। वो कुर्सी पर इधर ही देखते हुए बैठे हैं, हाथ में किताब है। भाभी ने एकदम लंबा घूंघट खींच लिया, वो ठिठकी और काठमारी सी रह गई। छी, वो वहां गढ़ी क्यों ना जा सकी। सज्जन ने सावधानीतापूर्वक एवं मिठास से कहा, ओ सेठानी जी हैं। तभी पीछे से राजीव की आवाज भाभी के कानों में पड़ी, अब कहाँ जाओगी भाभी। राजीव बढ़ता हुआ पास ही आ गया। भाभी को सब सूझना बंद हो गया, वो मानो कांपने लगी। राजीव विजयकर में बोला, अब कहो। हाय हाय, अब क्या होगा। राजीव जीतेगा। जीतेगा? मुझसे जीतेगा? अच्छा। भाभी को अब दिखाना था, वो सामने की ओर भाग खड़ी हुई, कुर्सी पर बैठे बाबू से छूती हुई, उनकी रसोई में से भागती, दालान पार करती, फैले सामान को फांद उस घर से छज्जे में से हो जीने चढ़ हाफती और फलांगती वो जा पहुंची उस घर की छत पर। पहुंचकर झट अपने पीछे पट बंद कर दी और उन पर कुंडी चढ़ा दी। फिर उसने निर्जन तपती छत पर अकेली खड़ी धाम घाम में पत्थर पर सांस लेती हुई बैठ गई। उन्हें चैन पड़ा कि अब छकाया राजीव को, किंतु इस चैन के पगभर पीछे से उनके चित्त में आ बैठा कि उनकी स्थिति की विषमता बोध जो उनको समूचा ही मानो निकल जाने लगा। तब वो बड़ी गलानी से बड़ा त्रास भी अनुभव करने लगी। भागी भागी तो हाथ में लौटा लिए पीछे पीछे चला राजी। सामने पड़े वही बाबूजी, उन्होंने सात्विक झड़की के साथ टोका, ये क्या है राजी। राजीव बिना उस और ध्यान दिए आगे बढ़ा के तभी ठटक कर भी रह गया। आगे से एक अपरिचित महिला, बाबूजी की धर्मपत्नी, अपने चौके में है, उसके पैर जैसे बंधे रह गए। उस घर में कई व्यय प्राप्त लड़के लड़कियां थीं। सबको इस नए उद्यम पर बड़ा कौतुक लग रहा था। कभी वो उन भाभी को देखते जिनके लिए उनके मन में बड़ा संभ्रम था, वे तो आसपास के सब लोगों के मनों में सेठानी जी के रूप में ही अंकित थी, संभ्रांत और आदरणीय। सबकी निगाहों में तो वो अति विशिष्ट ही थी। तब फिर ये क्या है। और कभी वो इस राजीव को देखते इस निगाह से, कौतूहल से, तो उन्हें है, पर जैसे वो जानना चाहते हैं ये कौन है आदमी। बाबू ने कहा, इट इज नॉट डिसेंट सर। राजीव का मन भीतर भीतर उसे काट काट कर कहने लगा, इट इज एब्डोमिनल सर। इससे भी तीखे विशेषण उसे अपने लिए उपयुक्त मालूम होने लगे, किंतु वो हाथ में रंग का लोटा लिए खड़ा ही रह गया। उत्तर में कुछ भी न कह सका। किंतु लड़कियां मानो वे बला है, किंतु दुनिया में क्या उनसे हारना होगा। भाभी के आसपास से, क्योंकि भाभी की ध्वनि भी उनमें से चिन्ह पड़ती थी, अपने पराजय पर खिलखिल हंसती हुई जाती हुई सुनी। उसने कल कंठनियों की व्यंग की हंसी मानो की ललकार हो। उसने उसे डंक मार कर चेता दिया, अबला की ओर से सबल को चुनौती तो अच्छा। राजीव भी तब उसी भांति चौके को, दालान को और छज्जे को लांघता हुआ कुछ छलांगों में जा पड़ा सीने पर। जीने के छोर पर पाया मार्ग अवरुद्ध और द्वार बंद। उसने झटक कर द्वार खोला, किंतु वे तो विरोध में कुछ स्वर करके भिड़े ही रह गए। इस पर उसके कानों पर बजी धारदार फिर भी संगीत सी कोमल के कई घंटों की कल हंसी की ध्वनि। उसने कहा, अच्छा भाभी कभी तो उतरोगी। कहकर थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर नीचे उतर कर आकर छज्जे पर आ खड़ा हो गया। 2-1 मिनट में प्रतीक्षा खड़े रहने पर उसने सुना, ऊपर लोहे के जाल पर झुकी भाभी कह रही है, रंग डालोगे। हाँ डालूंगा। तो मैं नहीं उतरूंगी। मत उतरो। थोड़ी देर में भाभी ने कहा, कब तक खड़े रहोगे। राजीव ने कहा, और तुम कब तक वहां रहोगी। भाभी ने कहा, अच्छी बात है। राजीव ने भी कहा, अच्छी बात है। इधर ये था, उधर बाबूजी ने भाई साहब से कहा, आपने बहुत ढील दे रखी है लाला जी। वास्तव में भाई साहब में भाभी जी के प्रति अति प्रेम है, वो प्रेम आदर तक पहुंच गया है। घर की ओर से जो भाई साहब सदा सर्वथा निशंक रहे हैं, ये सब भाभी जी के भरोसे ही तो। किंतु वही उनकी पत्नी आदर्शपात से कुछ और हों, यहाँ तक कि लोगों में कौतुक और कौतूहल के विषय हों, ये एकदम उनके चित्त को दुर्विसह जान पड़ता है। ये व्यक्ति राजीव हो, इस स्थल पर तो उन्हें अपना पति का एक पति नामक संस्था का अति दुस्सह असम्मान ही होता हुआ जान पड़ता है। पर होता कि पति ऐसा अपराध, स्त्री की ओर से ऐसी अवज्ञा, ऐसी अवगणना, छी छी। भाई साहब ने जोर से पूछा, वो कहाँ है। बाबूजी ने पूछा, कौन कौन। एक ही प्रश्न में उसकी पत्नी के साथ कोई दूसरा भी आ सकता है, जिसे प्रश्न करके अलग छांटना होगा। कौन। इस बात पर भाई साहब को अति रोष हुआ। उन्होंने जोर से कहा, कौन क्या होता है बाबू। बाबू इस प्रश्न पर असमंजस में रह गए और भाई साहब धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े। छज्जे पर पहुंचकर राजीव को देखकर दृढ़ स्वर में उन्होंने पूछा, वो कहाँ है। ऊपर है।
सब सन्नाटा था, मानो जो होना आ रहा है उसकी प्रतीक्षा ही करते बनेगी और कुछ ना हो सकेगा। भाई साहब ही वहाँ युग युगानुमोदित पतित्व के सत्य रक्षक की भांति खड़े थे। भाई साहब ने ऊपर की ओर डपट के साथ कहा, चलो नीचे चलो, सब सुनो, सुनती हो, चलो नीचे आओ, एकदम सुनो, सुना नहीं जाता है कि मुझे और चिल्लाना होगा। थोड़ी देर में डरती डरती आवाज में एक लड़की ने कहा, यूं कहती हैं कि उन्हें हटा दो। भाई साहब ने उद्धत रोष को संयुक्त करते हुए कहा, राजीव तुम नहीं जाओगे। आ पड़ी इस विषम परिस्थिति के नीचे राजीव भयभीत उठा, फिर भी मानो उसकी आत्मा आतंक से का अस्वीकार करना चाहती थी। उसने कहा, मुझ पर रंग डाला गया था भाई साहब, और मैं भरा लोटा नहीं ले जाऊंगा। भाई साहब ने भयंकर स्त्रवाणी भी कहा, अच्छा चलो, वो आती है। राजीव चला गया और भाई साहब ने उसी अकंप स्वर में कहा, अब चलो उतरो। उस पर लड़की ने ऊपर से कहा, कहती हैं आप चले, मैं आ रही हूँ। जोर से पैर पटक कर भाई साहब ने कहा, फौरन आए, सुना। और वो उसी भांति धमकते हुए पैरों से लौट आए। भाभी एक ही धोती पहनी थी, शरीर के चारों ओर उसे ठीक किया और जीने के द्वार खोल वो धीरे धीरे ठक ठक चलती चली आई। किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। छज्जा पार किया, कोठा पार किया, उससे आगे के दालान से निकलती हुई सहन के ऊपर के छज्जे पर से रसोई घर में चली जाएंगी। दालान के कालीनों पर से भाभी जा रही थी। उन्होंने देखा छज्जे के कोने में लोटा लिए राजीव खड़ा है और उसके आगे वाले कमरे में ही कुर्सी पर उनकी भाभी की ओर से मुंह फेरे मूर्तिमान संकल्प बने भाई साहब स्थिर भाव से कुर्सी में बैठे हैं। भाभी ने कालीन पर खड़े खड़े हाथ जोड़कर इशारे इशारे में कहा, राजीव जाओ, देखो चले जाओ। किंतु हाय हाय भाग गए। अब भी तो राजीव ने भाभी के उन होठों पर स्मित की कदाचित रेखा पाई। अरे अब भी तो व्यंग सर्वथा वहां से अनुपस्थित नहीं है, वो रेख अब भी तो बाकी ही है। हाय अब भी तो मानो वो चुनौती चुप होकर बैठी नहीं, बुला रही है, बुला ही रही है। राजीव ने कहा, देखो मैं गलीचा खराब नहीं करना चाहता, आगे आओ। भाभी जी ने अति संकटा पक्ष मुद्रा के साथ गुनगुना कर कहा, नहीं नहीं राजीव, हम पर रहम करो। रहम